हम लूफी को ब्रूली के साथ मिरर वर्ल्ड के अंदर देखते हैं। अरे यार मैं कितना करीब था, अच्छा हुआ आसपास मुझे एक मिरर मिल गया। अब बस मुझे चुपचाप यहाँ पर पड़े रहना है और मेरी हॉकी की रीगेन होने तक इंतजार करना है। बड़े भैया काताकुरी। पर लूफी इसके ऊपर चढ़ जाता है और इसका मुंह बंद कराते हुए कहता है कि बुढ़िया चुप रह ले, मेरे साथ काम कर ले, मैंने तेरी भी जान बचाई है, थोड़ा तो ख्याल करो भाई। पर काताकुरी ब्रूली की आवाज को सुन लेता है और पलक झपकते ही यहाँ पर पहुँच जाता है। लूफी पर हमला करता है पर लूफी वापस से मिरर वर्ल्ड के अंदर चला जाता है और ये देखकर काताकुरी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और यहाँ पर बेजे ककाओ आइलैंड के बहुत ही ज्यादा करीब पहुँच चुका है और टार्ट शिप के हमलों ने इनकी शिप की हालत खराब कर दी थी। और यहाँ पर अवन शिफॉन से कहता है, लगता है मेरे हाथों से सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारा वो हस्बैंड भी मारे जाने वाला है। और अपने ट्रांसपोंडर स्नील को स्पीकर से कनेक्ट कर देता है और बेजे से कहने लगता है, बेजे क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो क्या है ना, तुम्हारी ये प्यारी पत्नी को मैंने पूरी तरह से बंदी बना लिया है और मैं इसे बेरहमी के साथ मारने वाला हूँ। पर अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो शायद मेरा इरादा बदल जाएगा और तुम दोनों को कोई आसान मौत दे सकता हूँ। तो बताओ आखिर तुम्हारा मेरे इस ऑफर के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, और हाँ, कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने से पहले जरा सोच लेना, क्योंकि मैं अवन हूँ, भले ही शिफॉन मेरी बहन हो, पर मैं इसे जान से मार डालूंगा। अरे यार, मैंने सोचा तो था कि मामला बिगड़ जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा इसके बारे में अंदाजा नहीं था। और शिफॉन चिल्लाते हुए कहती है कि बेजे प्लीज मेरी बात को गौर से सुनो, तुम्हें मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। वो मैं ही हूँ जो कि अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी और भले ही मैं मर जाऊँ पर मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे बच्चे के साथ यहाँ से सही सलामत निकल जाओ बेजे। तो प्लीज मेरा कहना मान लो और यहाँ से चले जाओ। और सांजी और सभी लोग इसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। मामा मुझसे सालों से नफरत करती आई है पर मेरा असली परिवार तो तुम लोग हो। मुझे तुमसे मिलकर ही पता चला कि प्यार क्या होता है और परिवार क्या होता है। और शिफॉन बेजे के साथ बिताए गए हर एक लम्हे को याद करती है और तभी अवन शिफॉन को उठाकर नीचे जमीन पर पटक देता है और इसके ऊपर अपने पैर को रख देता है, जिसकी आवाज सुनकर बेजे और ये सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। ठीक है अवन, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, हम सरेंडर कर देंगे, पर प्लीज मेरी वाइफ शिफॉन को कोई भी चोट मत पहुंचाना। क्या बात है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा ये दिल इतना ज्यादा सॉफ्ट होगा, पर आज तुम यहाँ पर नरम पड़ चुके हो बेजे और इसकी कीमत शायद तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारे पास कितना अच्छा मौका था यहाँ से भाग जाने का। और बेजे भी कुछ नहीं कह पाता है और सारे सोल्जर स्पोर्ट के पास पहुंच जाते हैं बेजे को पकड़ने के लिए। और टार्ट शिप को भी ऑर्डर्स देता है कि चारों तरफ से बेजे की शिप को घेर लो और अवन को भी इनकी शिप नजर आ जाती है। शिफॉन जरा देखो तो, तुम्हारे हस्बैंड को सच में तुम्हारी परवाह है और ये लोग चुपचाप सरेंडर कर रहे हैं। पर अफसोस की बात है, शायद तुम दोनों आज यहाँ पर मारे जाने वाले हो। पुडिंग शिफॉन को बचाने की कोशिश करती है। पुडिंग, इन सबसे दूर रहो, क्योंकि इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदारी लोग खुद हैं। आज इन दोनों को मैं सूली पर लटका दूंगा और सभी के सामने इस मिसाल को कायम करूंगा कि जो भी मामा के साथ गद्दारी करेगा तो उसकी सजा क्या होती है। और तभी एक कैनन पिस्टल के चलने की आवाज आती है और सीधा जाकर ओवन के फेस पर ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से अवन सीधा दूर जाकर गिरता है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर अभी हुआ क्या। और तभी शिफॉन बेजी की शिप की तरफ देखती है और समझ जाती है कि इस अटैक को बेजी ने ही किया था और बेजी की शिप के ऊपर चारों तरफ से हमला होना शुरू हो जाता है। पर बेजी अपने बेटे से कहता है, बेटे जरा गौर से देखो, यही तुम्हारे पिता का जीने का स्टाइल है, जोंदियां गन नाल मर्दियां गन नाल, यही साडा लाइफ स्टाइल कुड़ी है। चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, तुम्हें हर हालत में वहाँ पर डोमिनेट करना होगा। बहुत अच्छे बेटे, अब तुम कुछ भी करोगे उसमें हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। और यहाँ पर थाउजेंड सनी के ऊपर चॉपर को भी एनिमी शिप से नजर में आ जाती है। गाइस लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, मुझे शिप से दिख रही है। पर कैरेट यहाँ पर मिसिंग होती है और इसे ढूंढते हुए सीधा सनी के टॉप पर पहुँच जाता है, जहाँ पर कैरेट आसमान को घूरे जा रही थी। कैरेट हुआ क्या है यहाँ? अच्छा ब्रो, जरा आसमान को गौर से देखो, ऐसा लगता है कि आज पूरा चांद आने वाला है। और कैरेट की सारी बातें चॉपर के ऊपर से जा रही होती हैं। ये तुम क्या कह रही हो कैरेट? और यहाँ पर अवन गुस्से से बौखला चुका था और आसपास की चीजों को पिघलाना शुरू कर देता है। तुम्हारी जान तो मैं ही लूंगा। और गुस्से की वजह से पूरा का पूरा अवन ही एक्सप्लोड करने लगता है, जिसे देखकर पुडिंग घबरा जाती है। ये बहुत ही बुरा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। और बेजे अपनी शिप की स्पीड मैक्सिमम पर कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो पोर्ट के बिल्कुल करीब जा रहा है, अपनी शिप की स्पीड को इतना ज्यादा क्यों बढ़ा रहा है बेजे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेजे कोई सुसाइड अटैक करने वाला है? सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर अगले ही पल बेजे की शिप सीधा कोस्ट लाइन पर जाकर टकरा जाती है। ये देखकर अवन अपना मुक्का तैयार कर लेता है। बहुत अच्छे, अब तो तुम कहीं नहीं जा सकते, तुमने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है बेचे। कीड़ा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरी शिप के बारे में तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। और अगले ही पल बेजे की शिप जमीन को तोड़ते हुए हवा में जंप कर देती है और जमीन पर लैंड करते हुए इन सभी को कुचलना शुरू कर देती है। ये देखकर ओवन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बेजे इसे देखकर चिढ़ाते हुए इसे स्माइल करता है। और बेजे सांजी और इन सभी से कहता है कि जल्दी से उस केक को हमारी शिप पर ले आओ। पर सभी शेफ्स बेजे से कहते हैं कि क्या तुम्हें आइडिया भी है क्या, ये केक कितना ज्यादा हैवी है, ऊपर से हमारी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और तभी सांची मैदान में कूद जाता है और एक ही किक से पूरे के पूरे कैरेज को ही हवा में उठा लेता है और अपना मास्क हटाते हुए बेजे से कहता है, जल्द से जल्द इस शिप के ऊपर रूम बनाओ, हम इस केक को सेफली लैंड करना होगा। और सांजी के इस एक्शन को देखकर पुडिंग बार बार इस पर फिदा हो जाती है। अब इसके बाद हम चिप्स टाउन में देखते हैं, जहाँ पर लूफी मिरर वर्ल्ड के जरिए से यहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ के लोग
इमीडिएटली मॉन्टोर को इसके बारे में बता देते हैं और तभी लूफी वापस से मिरर वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। ऐसे ही करते करते लूफी काताकुरी से बचने के लिए वापस से किसी दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाता है और लूफी के अलग अलग आइलैंड्स पर अपीयर होने की खबर मॉन्टोर को भी मिल जाती है और अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि ब्रूली अब ये मत कहना कि उन लोगों ने तुम्हें दोबारा से पकड़ लिया है। काताकुरी को भी ये खबर मिल जाती है और अभी लूफी एक घर के अंदर पहुंच चुका है और ब्रूली भी इसके साथ ही होती है। एक बात तो बताओ, तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, तुम लोगों ने जैसा प्लान बनाया था कि तुम लोग ककाओ आइलैंड पर मिलोगे, तो चुपचाप वहाँ पर क्यों नहीं चले जाते हो? ये सुनकर लूफी हैरान था और कहता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मेरे कान बहुत ही ज्यादा तेज हैं और सिर्फ मुझे ही नहीं बाकी सभी को भी इसके बारे में मालूम है। और वैसे भी तुम्हें यहाँ से भागने का प्लान छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम कभी भी मेरे भाई को नहीं हरा सकते। अब ब्रूली की ये बात सुनकर लूफी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। मैं हाकी का हमेशा यूज नहीं कर सकता और जब वो अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है तब तो उस पर हमला करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, लेकिन जब मैं हाकी का यूज करता हूँ तो यहाँ तक कि मेरी हाकी भी धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है और फिर मैं उसका यूज नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं काताकुरी पाता। अपनी किस्मत को इतना मत आजमाओ। तुम्हारे जैसे इंसान कभी भी मेरे भाई का सामना नहीं कर सकता है स्टॉहेड। और लूफी को अपनी नजरों के सामने काताकुरी नजर आता है। अगर मुझे इस राक्षस को हराना है तो मुझे इसे सरपास करना होगा। और लूफी खड़ा हो जाता है और एक दृढ़ संकल्प लेते हुए कहता है कि काताकुरी, मैं तुमसे तुम्हारी पूरी ताकत पर फाइट करूंगा और तुम्हें सरपास करके तुम्हें हरा दूंगा। तुम बस देखते जाओ। और वापस से मिरर वर्ल्ड के अंदर काताकुरी को देखते हैं जहाँ पर काताकुरी एक जगह पर खड़ा होकर वेट कर रहा होता है। 10 मिनट हो चुके हैं और स्टॉहेड अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। लगता है अपने दोस्तों के साथ यहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो चुका है। वैसे भी चाहे जो मर्जी हो जाए, मामा की जगह से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। और काताकुरी ऐसा सोचता है कि लूफी इससे डरकर भाग चुका है और काताकुरी भी ये सोचकर यहाँ से जाने लगता है। पर तभी काताकुरी को फ्यूचर की एक झलक दिखाई देती है जहाँ पर ये देखता है कि लूफी इसके साथ लड़ रहा है और पीछे मुड़ता है जहाँ पर लूफी इसके ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। माफ करना, मैंने तुमसे इंतजार करवाया। और काताकुरी लूफी को अपने सामने देखकर तुम वापस क्यों आए हो? पर लूफी कुछ नहीं कहता और फाइटिंग पोज में आ जाता है और तेजी से इसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है और अपने हाथों में आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करते हुए इस पर हमला कर देता है। अब इसके बाद हम बैजी की शिप को देखते हैं जहाँ पर सांजी सेफली उस केक को बैजी की शिप के ऊपर लैंड करवा देता है और सांजी की इतनी ज्यादा कमाल की स्ट्रेंथ को देखकर विटो इसका दीवाना हो जाता है। क्या बात है सांजी, जर्मा की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा कमाल की है। उन गधों का नाम मेरे सामने मत लो। और बैजी शेफोन के साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर शार्लेट अवन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बैजी की शिप के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मेरे रहते तुम लोग यहाँ से नहीं बच सकते। और शिप को रोकने की कोशिश करता है पर बैजी की शिप कमाल की होती है और अवन को कुचलते हुए यहाँ से आगे बढ़ जाती है और ये देखकर इसके चमचे हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर बैजे पुडिंग से कहता है कि मेरी शिप टर्न नहीं हो सकती है, इसी वजह से मुझे अपने रास्ते में आने वाले सभी चॉकलेट टाउन के घर को तोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम ऐसा कर सकते हो बैजे। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। और बैजे की शिप टर्न होने के लिए रास्ते में आने वाले सभी घरों को कुचलना शुरू कर देती है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सांची चिंता मत करो, मैं बाद में इन सभी के घरों को ठीक करवा दूंगी। दुआ करो कि कोई इंसान न मारा जाए, क्योंकि घर दोबारा बनाया जा सकता है लेकिन परिवार दोबारा नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पर इसका मतलब शेफोन से होता है और बिग मॉम पायरेट के लोग शिप पर अटैक और ये सभी लोग समुद्र के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ से तेजी से एस्केप करने में लग जाते हैं। बेटे एक बात तो बताओ जरा, तुम्हारी शिप पर इतनी गर्मी क्यों है? और विटो बताने लगता है कि जरा देखो, यहाँ का पानी पूरी तरह से उबल रहा है, इवन की यहाँ की जो मछलियाँ हैं वो भी यहाँ पर उबल चुकी हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बैजे कहता है कि मैं जानता हूँ ये काम किसका होगा। और अवन यहाँ पर अपनी एबिलिटी का यूज करके पूरी कोस्ट लाइन के आसपास जितना भी पानी होता है उसे खौलाना शुरू कर देता है। मेरे रहते तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। और शेफोन और पुडिंग केक की फिक्र करने लगती है क्योंकि इतनी ज्यादा हीट में क्रीम मेल्ट
मेल्ट हो सकती है और सभी बावर्ची भी अवन से कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए अवन, वरना पूरा केक खराब हो जाएगा और मामा को उसके बाद शायद कोई भी नहीं रोक पाएगा। पर अवन को किसी भी चीज की परवाह नहीं होती है, इसे तो बस अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। और तभी पाउंड ओवन पर हमला कर देता है एक लकड़ी से और इसके सर पर चढ़ देता है, पर ये लकड़ी 2 हिस्सों में टूट जाती है, पर अवन को एक खरोंच तक नहीं आती है। अवन को गुस्सा आ जाता है और अपने हाथ पानी से बाहर निकालकर पाउंड की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बैजी की शिप को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। पर पाउंड इन्हें जाता हुआ देख कर कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शिफॉन अपनी न्यू फैमिली के साथ बहुत ही शादी की बधाई देते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ शिफॉन, अपना ख्याल रखना। और पाउंड को मार देता है। और सांजी सभी से कहता है, तो ठीक है, अब वक्त आ चुका है, हम इस केक को डेकोरेट करें। इसके बाद हम बिग मॉम को देखते हैं, जहाँ पर बिग मॉम अपनी टार्ट शिप की पूरी फौज के साथ 1000 सनी के पीछे पड़ रखी है। ये देखकर ब्रूक की फट जाती है। बिग मॉम वापस आ गई, अब तो हम लोग बुरा फंसे। चुप हो जाओ, इस वक्त हमें यहाँ से निकलने में फोकस करना होगा और जल्दी से जल्दी सांची और उस केक तक पहुँचना होगा। अब सांची ने केक को बना लिया होता है और बैजी की शिप के जरिए से तेजी से सनी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी कैरेट मैदान में उतर जाती है और यूज करती है अपना सोलोंग ट्रांसफॉर्मेशन और कैरेट अकेले ही डाइफोगो की पूरी फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर इसकी वजह से कैरेट बहुत ही ज्यादा थक जाती है और सभी लोग इसे आराम करने के लिए कहते हैं। और इसके बाद मैदान में उतर जाते हैं ज़्यूस और प्रोमेथियस, जिनके जरिए से बिग मॉम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सीधा एक छलांग में 1000 सनी के ऊपर लैंड कर जाती है और 1000 सनी को तबाह करना शुरू कर देती है। 1000 सनी पर आग लगा देती है। पर जिम्बे ओशन करंट का यूज करके बिग मॉम को एक क्लियर मैसेज दे देता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाती हो तो धक्के मार कर यहाँ से निकाल दी जाओगी। जिम्बे बिग मॉम के सामने खड़ा होता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ से हिला सकते हो जिम्बे? बिग मॉम दोबारा से हमला करने वाली होती है, पर तभी जिम्बे सनी पर वापस आकर एक सीक्रेट टेक्निक को यूज करता है और बिग मॉम पर उस अटैक को चढ़ देता है। और ये घूसा जो जिम्बे बिग मॉम के पेट पे रखता है, ये इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि बिग मॉम को एक फ्लाइंग जेट बनाकर रख देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि जिम्बे भाई साहब इतना ज्यादा खतरनाक है। पर ज़्यूस बिग मॉम की जान बचा लेता है और इसे पानी में गिरने नहीं देता है। नामी, चॉपर और ब्रूक नाचना गाना शुरू कर देते हैं और जिम्बे की जय जयकार करना शुरू कर देते हैं कि जिम्बे तुम कितने ज्यादा खतरनाक हो भाई। नाचना गाना बंद करो, क्योंकि अभी पर एक खरोच तक नहीं लेकर आ पाए थे और अब दोबारा से मुंह उठाकर मेरे सामने आ गए। हाँ, तुमने सही कहा। आखिरी बार जब हम लोग लड़े थे, मैं तुम पर एक सिंगल अटैक भी लैंड नहीं कर पाया था। तो क्या मैं देख सकता हूँ कि एक एम्परर की चड्डी कैसी होती है? और ये सुनकर बिग मॉम समेत मेरी ऑडियंस और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये ब्रूक कह रहा है। बिग मॉम भी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी इसकी चड्डी के बारे में इससे नहीं पूछा था। और जिम्बे का चेहरा देखने लायक होता है और अगले ही पल बिग मॉम यहाँ पर ब्रूक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तब तक यहाँ पर ब्रूक अपनी चाल चल चुका होता है और ब्रूक के सरप्राइज अटैक की वजह से ज़्यूस के 2 टुकड़े कर देता है। हमारा टारगेट कभी भी तुम नहीं थी, हम तो शुरू से ही ज़्यूस को टारगेट कर रहे हैं। और ज़्यूस के 2 टुकड़े हो जाते हैं और बिग मॉम का एक पैर ज़्यूस के एक पार्ट पर होता है और दूसरा पैर इसके दूसरे पार्ट पर। नामी ब्लैक बॉल का यूज करती है और ज़्यूस को चार्ज करने लगती है और इसे आंख मारती है, जिसकी वजह से ज़्यूस के अंदर जितनी भी थंडर एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी बिग मॉम के ऊपर उतार देता है और 440 वोल्ट का झटका बिग मॉम को लग जाता है और इसकी हालत खराब हो जाती है।